अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिविजुअल बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ पर बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ पर बात करी थी। इंडिविजुअल बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ वो स्टडीज़ हैं जिनमें मरीज़ या अफराद का मुताला किया जाता है बग़ैर किसी दवा या इलाज दिए। इनमें हम सिर्फ देखते हैं और नोट करते हैं कि किसको क्या मसला है और इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल बेस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड एनालिटिकल स्टडीज़। तो अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ से स्टार्ट करते हैं। इन स्टडीज़ का मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि कौन लोग किस बीमारी में मुब्तला है और कितने लोग इसमें मुब्तला है। इनसे हमें सिर्फ मालूमात मिलती हैं, वजूहात या ताल्लुक का पता नहीं चलता। इन स्टडीज़ में शामिल है केस रिपोर्ट, केस सीरीज और डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल स्टडीज़। तो अब हम शुरुआत करते हैं केस रिपोर्ट से। इन स्टडीज़ में एक मरीज़ की बीमारी या मसले की मुकम्मल तफसील ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को किसी आम दवा से एक नायाब साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो ऐसी केसेस पर केस रिपोर्ट स्टडीज़ की जाती है। अब अगर हम केस रिपोर्ट की स्टडीज़ के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इस स्टडीज़ के ज़रिए नई बीमारियों और नायाब मसलों को पहचानने में ये स्टडीज़ मदद करती हैं। केस रिपोर्ट स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इन स्टडीज़ में सिर्फ एक मरीज़ की बात होती है, इसलिए दूसरे मरीज़ों से मुआवजा नहीं किया जा सकता और इसीलिए असल वजह का मालूम भी नहीं चलता। अब हम केस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। केस सीरीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिनमें मरीज़ों की बीमारियों की तफसीलन रिपोर्ट दी जाती है जो एक जैसे मसले में मुब्तला होता है। मिसाल के तौर पर 10 मरीज़ों का जिक्र करना जिन्हें वेपिंग के बाद फेफड़ों का मसला हुआ हो। इस स्टडी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये बीमारी के पैटर्न को समझने में मदद करती है। इसके अलावा रिसर्च के लिए नए सवालात पैदा करती है। इन स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो मुआवजा करने वाला ग्रुप नहीं होता, इसीलिए बीमारी की असल वजह या ख़तरा मालूम नहीं किया जा सकता। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों में शामिल है, इसीलिए हम इसे एनालिटिकल स्टडीज़ में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अब हम एनालिटिकल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। इन स्टडीज़ का मकसद ये होता है कि हम ये मालूम करें कि क्या कोई चीज़ या आदत बीमारी से जुड़ी हुई है, यानी बीमारी की वजह या ख़तरा मालूम करते हैं। एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर केस कंट्रोल, कोहॉर्ट और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ शामिल हैं। शुरुआत करते हैं केस कंट्रोल स्टडीज़ से। इन स्टडीज़ में बीमार लोगों जिसे हम केसेस कहते हैं उनका मवाजना हेल्दी लोगों जिसे हम कंट्रोल कहते हैं से किया जाता है और हम देखते हैं कि माजी यानी पास्ट में दोनों में किस एक्सपोजर का कितना फ़र्क था। अब हम इन स्टडीज़ के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये स्टडीज़ रेयर स्टडीज़ को स्टडी करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इन स्टडीज़ के ज़रिए वक्त और पैसों की भी बचत होती है क्योंकि मरीज़ों का फॉलोअप नहीं होता बाद में, और इन स्टडीज़ में पास्ट हिस्ट्री के ज़रिए एक से ज़्यादा वजूहात भी देखी जा सकती हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इन स्टडीज़ के अंदर अक्सर रिकॉलिंग बायस होता है। ख़ास तौर पर जो कंट्रोल ग्रुप है उन्हें अपनी माजी की बातें याद नहीं रहती। इसके अलावा इन स्टडीज़ के अंदर सिलेक्शन बायस भी होता है। कंट्रोल को सेलेक्ट करने का तरीक़ेकार अक्सर गलत होता है, ठीक कंट्रोल ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इन स्टडीज़ के ज़रिए टेम्पोरलिटी भी मेंटेन नहीं की जा सकती, यानी कौन पहले था, बीमारी या आदत, ये वाज़ा नहीं हो पाती। अब हम कोहॉर्ट स्टडी के बारे में बात करते हैं। इन स्टडीज़ के अंदर दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक एक्सपोजर का, एक नॉन एक्सपोजर का। एक ख़ास एक्सपोजर को वक्त के साथ साथ फॉलो किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि किन को जल्दी बीमारी होती है जिन्हें एक्सपोजर होता है या उन्हें जिन्हें एक्सपोजर नहीं होता, और फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, जैसे सिगरेट नोशी को कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर सिगरेट पीने वालों और ना पीने वालों को कई साल फॉलोअप करके देखा जाता है कि किसको कैंसर होता है। अगर इन स्टडीज़ के एडवांटेजेस के बारे में बात करें
तो कोहॉर्ट स्टडी के ज़रिए टेम्पोरल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कंफर्म हो जाता है कि पहले एक्सपोज हुआ और उसके बाद बीमारी हुई। इन स्टडीज़ के ज़रिए रिस्क फैक्टर और कॉजेस का मालूम किया जाता है। अब हम इन स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इस स्टडीज़ में लंबा वक्त दरकार होता है और ज़्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग दरमियान में ही छोड़ जाएं तो फॉलोअप बायस भी होता है, जिसे हम एट्रीशन बायस भी कहते हैं, जिससे नताइज पर असर पड़ता है। इंसेंटिव्स या इनाम देकर हम फॉलोअप बायस को कम कर सकते हैं। अब आखिर में हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। ये स्टडीज़ एनालिटिकल भी होती हैं, यानी जिनके अंदर कंपैरिजन ग्रुप मौजूद हो, और ये ऑब्जर्वेशनल भी होती हैं, यानी बगैर किसी कंपैरिजन ग्रुप के। इन स्टडीज़ के अंदर एक ही वक्त में एक्सपोजर और आउटकम का डेटा साथ साथ लिया जाता है। इसीलिए ये स्टडीज़ वन टाइम इन पॉइंट स्टडीज़ कहलाती हैं और इन स्टडीज़ के ज़रिए पॉइंट प्रेवलेंस कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक इलाके में सर्वे करना और ये मालूम करना कि कितने लोग सिगरेट पीते हैं और कितने लोगों को खांसी है। इस स्टडी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये स्टडी जल्द हो जाती है और सस्ती होती है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल यानी प्रेवलेंस का अंदाज़ा होता है, और इसके अलावा कई बीमारियों या आदतों का एक साथ देखा जा सकता है। इस स्टडी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इस स्टडीज़ के ज़रिए टेम्पोरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता, यानी ये मालूम नहीं होता कि पहले बीमारी हुई या पहले बंदे को एक्सपोजर हुआ। इसके अलावा रेयर डिसीज़ के लिए भी ये स्टडी मौसर नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा लाजमी हुआ होगा। अगर इस मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।